है ना। कि स्कूल में कितना कितना चल रहा है वो मैं तुमसे पूछूंगा क्लास के बाद। ये हम कर चुके थे, इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हम। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हम कल पढ़ चुके थे। सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है बेटा सेल वॉल। सेल वॉल को पढ़ेंगे। सेल वॉल सिर्फ कौन से सेल में मिलती है? ह्यूमस में कोई काम नहीं है सेल वॉल का। सिर्फ किस में काम है? प्लांट्स में। प्लांट्स को क्यों जरूरत पड़ती है बच्चे सेल वॉल की? सेल मेम्ब्रेन तो है ही, उसके बाहर एक वॉल और होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं। क्या प्लांट्स को सच में इसकी नीड है? नेचर ने वैसे ही दे दिया प्लांट को कि जाओ बेटा सेल वॉल ले। क्या प्लांट को सच में इसकी नीड थी? नीड थी प्लांट्स को। क्यों नीड है प्लांट को? प्लांट्स को भैया गर्मी सर्दी से भी बचना है, बारिश से भी बचना है। जड़ों को तो पानी चाहिए, लेकिन ऊपर वाले को पार्ट को तो पानी नहीं चाहिए। कोई जानवर आ गया, उसने उसको जाके सींग मारा पेड़ को, उससे भी बचना है। हमारे पास तो बचने के बहुत सारे तरीके हैं। हम बारिश आएगी नीचे आ जाएंगे कमरे में, धूप लगेगी हम छाता ले लेंगे पोपट लाल का, है ना। प्यास लगेगी पानी पी लेंगे। पौधे को तो वहीं रहना है, जब से बीज उगेगा और जब तक पेड़ बड़ा होगा उसको वहीं रहना है जीवन भर। तो जो नेचुरल इफेक्ट है उससे बचना भी तो है ना। तो उसको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ चाहिए पौधे को, जो कहाँ से मिलती है? सेल वॉल से, है ना। तो सेल वॉल की पहली खासियत ये है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है। करंट क्यों आया मुझे? टच करी वही बात। इसका है, वो कुर्सी का करंट था। रनिंग से करंट पैदा होता है, लेकिन तेज आया था आज, फीलिंग अंदर तक आई। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक वॉल होती है, सेल वॉल कहते हैं इसे। डायग्राम में तुम्हें दिखाई दिया था मैंने कल या परसों। छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, वही बनी किसकी होती है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। हमारा कोई काम है नहीं एनिमल सेल में इसका। इट इज रिजिड, मतलब बहुत हार्ड होती है। रिजिड मतलब जिसको हम ज्यादा दबा नहीं सकते, पत्थर जैसी होती है, हार्ड। स्ट्रोंग, मजबूत होती है। थिक, काफी मोटी होती है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, इसमें अंदर कोई लाइफ नहीं होती। इसको हम अगर रिमूव भी कर दे तो प्लांट में ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं सेल को। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज नाम की चीज से बना होता है, सब्सटेंस का नाम है सेल्यूलोज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है मेरुल? जो अंदर वाली है मेम्ब्रेन, ये किसकी बनी होती है? हाँ, किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन्स। कौन किसके अंदर फंसा हुआ होता है? प्रोटीन के अंदर लिपिड होते हैं या लिपिड के अंदर प्रोटीन होते हैं? बाई लेयर थी ना, दो लेयर होती है, बीच में एक फंसा हुआ होता है ना। ये बनी होती है सेल्यूलोज की। बहुत हार्ड सब्सटेंस है सेल्यूलोज। अच्छा, इसके फंक्शंस तीन चार लिखे हैं मैंने, और 9th क्लास की बुक में भी इतने लिखे हुए हैं। पहला, इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल। अगर ये हार्ड है तो शेप तो फिक्स रहेगी ही सेल की। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, मजबूती देता है। इट इज परमिएबल, मतलब चीजों को अंदर बाहर जाने देगा। अंदर जो चीज जानी चाहिए सेल की, जो बाहर आनी चाहिए उनको अलाउ करेगा। एंड अलाउ एंट्री ऑफ मोलिक्यूल ऑफ डिफरेंट साइज। चाहे छोटे बड़े पार्टिकल्स आ जा सकते हैं। बाकी डिसाइड ये कर लेगी, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड कर लेगी किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना। मतलब इसके अंदर काफी स्पेस होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं इसके अंदर, ऐसे वॉल्स में छेद होते हैं। इट, इसमें थोड़ा सा वर्ड में मिस्टेक है, यहाँ पे प्रोटेक्ट आना था। इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम वायरस, बैक्टीरिया, ट्यूमर। सेल को बचाता है ये बाहर से चीजों से। वायरस समझते हैं, जैसे कोरोना वायरस हमें इफेक्ट करता है, पौधे को वायरस इफेक्ट करते ही। वायरस के अलावा बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करते हैं पौधों में। ट्यूमर भी एक तरीके की बीमारी होती है, जैसे अपने में कैंसर होता है ना, इंसानों को कैंसर होता है, उसको ट्यूमर कहा जाता है। तो पौधों में भी ट्यूमर होते हैं, पौधे मर जाते हैं उससे। हमें उनकी फीलिंग नहीं होती क्योंकि वो बोल नहीं सकते कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द तो पौधे को भी होता है।
बस वो फील नहीं कर सकते और बता नहीं सकते किसी को कि मुझे दर्द हो रहा है। तो 3 चीजें थी बेटा कल सेल के अंदर जो अपने को पढ़नी थी। क्या क्या थी? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और तीसरी कौन सी थी? हाँ नहीं, साइटोप्लाज्म। बेटा अभी तुम तो आ जाए हो है ना, अब हम न्यूक्लियस की तरफ चल रहे हैं। चले, आज इसको खत्म करेंगे न्यूक्लियस को, कल कोशिश करेंगे 2 क्वेश्चन अपने हो जाए, और फिर हम कल ही कोशिश करूंगा कि हम साइटोप्लाज्म की तरफ भी बढ़ जाएं, क्योंकि साइटोप्लाज्म काफी लेंथी टॉपिक है, 4-5 दिन कम से कम इसमें लग जाते हैं समझने में, और सैटरडे तक हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे विद एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये मेरा टारगेट है। आज मंगलवार ही तो है, तो बुध वीर शुक्र शनि 4 दिन मेरे पास है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेल के अंदर यहाँ पाया जाता है, इधर ये न्यूक्लियस है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। हर बुक में अलग अलग डेफिनेशन होती है, तो हम तो जो कॉमन सी डेफिनेशन है वो लेके चल रहे हैं, सभी स्कूलों में चल जाएगी। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल इट्स सेलुलर एक्टिविटी। सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, ये पता है क्या होता है ऑर्गेनल? ये शब्द बहुत बार हमारे सामने आएगा पूरे भी। ऑर्गेनल होता है बच्चे, जैसे हमारे ह्यूमंस के ऑर्गन्स होते हैं, हमारे ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। मैं एक ह्यूमन हूं, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे ऑर्गन्स हैं, हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है, दिमाग का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, ब्लड का अलग काम है, बोन्स का अलग काम है, मसल्स का अलग काम है। तो आई एम ऑर्गेनिज्म। मेरी बॉडी के अलग अलग काम कौन करता है? ऑर्गन्स करते हैं, है ना। अगर एक सेल है ना, उसके काम कौन करता है? उसके सेल ऑर्गेनल्स करते हैं। सेल में खाना पचाने का अलग पार्ट होगा, बीमारी से लड़ने का अलग पार्ट होगा, प्रोटीन बनाने का अलग पार्ट होगा, पौधों के केस में फोटोसिंथेसिस का सेल में अलग पार्ट होगा। जैसे स्कूल में अलग अलग काम नहीं होते, टीचर का अलग काम, कलर का अलग काम, पीएन का अलग काम, प्रिंसिपल का अलग काम, वाइस प्रिंसिपल का अलग काम। सेल में भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, उनमें से एक न्यूक्लियस है ना। वैसे कई लोग इसको ऑर्गेनल नहीं भी मानते, पर हम इसको ऑर्गेनल मानेंगे। विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल इट्स सेलुलर एक्टिविटी, पूरे सेल को कंट्रोल करेगा, कब सेल ने डिवाइड होना है, कब सेल के 1 के 2 बनने हैं, कब सेल को मूव करना है, कब श्रिंक। जैसे हार्ट के सेल क्या करते हैं, जब से हम पैदा हुए, पैदा होने से भी पहले से, जब हम अपने माँ के पेट में थे, हमारी बॉडी के हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया था। बच्चे तीसरे महीने चौथे महीने में हार्ट शुरू हो जाता है बच्चे का, मालूम है। जो प्राइमरी स्टेज है उस बच्चे की 3-4 महीने में हार्ट शुरू हो जाता है, उसकी धड़कन को हम सुन सकते हैं बच्चे की, इतना सा हार्ट होता है बच्चे का। 8 महीने 9 महीने तक बढ़ता रहता है वो हार्ट, और तब से लेकर अब तक हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमारा हार्ट चल रहा है लगातार। हमारे जो हार्ट के सेल है ना, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये उसका नाचने का पैटर्न है हार्ट का। तो उसके सेल एक फिक्स टाइम पे नाचेंगे, जिस टाइम सेल उस हार्ट का डांस बंद हो गया, यहाँ पे क्लास लगनी बंद हो जाएंगी। तो कौन डिसाइड कर रहा है सेल में कि उसको ऐसे नाचना है? उस सेल का न्यूक्लियस डिसाइड करता है ना। ओके, सेल को, न्यूक्लियस को पहली बार किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन नाम का आदमी था, 1831 में उसने डिस्कवर किया था। 2 टाइप के सेल पढ़े हम लोगों ने, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। इन यूकैरियोटिक सेल्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक ठाक स्ट्रक्चर होता है उसका न्यूक्लियस का, हमने डायग्राम में भी देखा था। और यूकैरियोटिक के बजाय प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस तो होता है पर उसका सिस्टम फैला फैला सा होता है, कोई बॉल नहीं होती न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आ जाएगा बच्चे आगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। डायग्राम को भी ढंग से देखना, ये डायग्राम है न्यूक्लियस का। इसमें 4 पार्ट के नाम याद रखने हैं, और ज्यादा दिक्कत किसी को नाम याद रखने में आती है तो लिस्ट बना लिया करो नाम की। जैसे न्यूक्लियस है, इसके पार्ट की हम लिस्ट बना लेंगे, 4 पार्ट। पहला स्ट्रक्चर क्या है इसका? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का दिमाग। सेल का दिमाग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का दिमाग न्यूक्लियोलस। पहला न्यूक्लियोप्लाज्म,
तुम्हें कुछ ऐसे शब्द सिखा देता हूँ, तुम्हारे कहीं ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। या तुम्हें बेटा ये शब्द दिख जाए ना, नूर, प्लाज्म, प्लाज्मा, या तुम्हें ऐसे शब्द देखने को मिले, ये मान लेना कि वहां पे लिक्विड की बात चल रही है। प्लाज्म और प्लाज्मा लिक्विड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगा उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर होगा सेल प्लाज्म, शॉर्ट नाम दे दिया साइटोप्लाज्म। हल्का फुल्का तो नाम वेरी कर ही सकते हैं, है ना। तो प्लाज्मा मतलब लिक्विड पार्ट। इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है वो न्यूक्लियस प्लाज्मा कहलाता है। तीसरा क्रोमेटिन, ये शब्द बना है बच्चे क्रोमोसोम से। डीएनए स्टोरेज पार्ट है इसका। डीएनए को जो स्टोर करता है हमारे बॉडी में, कि हमारा फेस हमारे पेरेंट्स से ही मिलेगा, हमारी आवाज, हमारा चेहरा, हमारे बाल, हमारी हाइट हमारे पेरेंट्स पे ही जाएगी। ये कौन डिसाइड करता है? पेरेंट्स के गुण हमारी बॉडी में कौन लेके आया? न्यूक्लियस तो लाया, उस न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमेटिन लेके आया। ये हमारा डीएनए स्टोरेज पार्ट है। हमारा पूरा बॉडी का डाटा यही इकट्ठा है। हमारी हाइट कितनी होगी ये डिसाइड करेगा। हमारे बाल सीधे होंगे या करली होंगे, हमारी आंखें नीली होंगी या काली होंगी, हम मेल होंगे या फीमेल होंगे, सब कुछ ये डिसाइड करता है क्रोमेटिन। इंसानों में 23 करेक्टरिस्टिक है बॉडी में जो ये डिसाइड करता है। इंसानों में तो फिर भी रंग दो ही होते हैं, काला और सफेद। कुछ ऐसे जानवर हैं जहाँ पे कलर्स भी बहुत सारे होते हैं। हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा या बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, सब ये डिसाइड करता है। हाथी में शायद ब्लड ग्रुप शायद 10-12 टाइप के होते हैं, तो ज्यादा डिटेल होती है क्रोमोसोम्स की। डॉग की वैरायटी कितनी है, कुत्ते कितने वैरायटी के होते हैं, उनमें रंग कितने आते हैं, बहुत सारे रंग आते हैं ना, तो उनमें ज्यादा क्रोमेटिन होता है मटेरियल। जो जितना ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा उसका डीएनए उतना आसान होगा, जो जितना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा उसका डीएनए उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। इंसानों में तो 23 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ये डिसाइड करता है। लास्ट इज न्यूक्लियर फोर्स। आपको समझ में आ रहा है बच्चे? मीनाक्षी, मीनाक्षी नाम है, सिमरन, सिमरन। फोर्स मतलब छेद। छोटे छोटे छेद भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिसका काम होता है चीजों को अंदर बाहर ले जाना। अब चारों के बारे में मैंने समझा तो दिया ही, और एक रह गया इसमें जो मैंने यहाँ नहीं लिखा पर वहां लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब बाहर के स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। इस डायग्राम में नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिख देती है। जो बाहर का है इट इज न्यूक्लियर। जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर की लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियर मटेरियल। 2 लेयर होती है। इट हैज पोर्स विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये भी गलत लिख दिया मैंने, सेल नहीं लिखना था, न्यूक्लियस लिखना था। काफी मिस्टेक आ रही है नोट्स में, इस बार ठीक करनी पड़ेगी। न्यूक्लियस के अंदर बाहर जो चीजों को जाने देगा न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, है ना, ये चीजें अंदर बाहर जाएंगी। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए किसके बनते हैं? डीएनए मटेरियल जो होता है वो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनसे डीएनए बनेगा। तो अंदर माल जाएगा फैक्ट्री में, तभी तो प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो सेल में एक एनिमल सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, वैसे सेंटर पे होता है मोस्टली। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वहां पे तो बनता है प्रोटीन, पर वो सेल के न्यूक्लियस अंदर भी जाना पड़ेगा। तो प्रोटीन यहाँ बना, उसको वहां तक लेके कौन गया? तो वहां भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है हमारे सेल में। हाँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। गोल्जी अपरेटस कहते हैं, पैकिंग करके प्रोटीन को भेजते हैं कहीं पे। अभी सबको पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में बहुत बढ़िया, सेल के अंदर बहुत बढ़िया फैक्ट्री खुली हुई है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होते, ये बेचने जाएगा, ये बनाएगा, ये पैसा इकट्ठा करेगा, ऐसे डिपार्टमेंट बने हुए हैं सेल के अंदर। मजा आ रहा है क्या पढ़ के, या बंद करें? ठीक चल रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड बता ही दिया मैंने, इसका काम तो यही होता है उसको, सब्सटेंस को तैरते रहने देना। इट इज द फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। लिक्विड पार्ट होता है। इसका एक नाम और भी है,
न्यूक्लियर सेप। पेपर में आ जाएगी दूसरा नाम क्या है तो हम कह सकते हैं इट इज न्यूक्लियर सेप। न्यूक्लियोलस, डार्क डेंस पार्ट, ये जो बिल्कुल काला सा पार्ट है ना ये वाला, ये न्यूक्लियोलस, ये आरएनए और राइबोसोम को बनाने में हेल्प करता है। आरएनए से डीएनए बनेगा बाद में। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इससे फिर बाद में डीएनए बनता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर इसमें से हम ऑक्सीजन निकाल दें, इसमें से ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो फिर डीएनए बन जाता है। डीएनए तो बहुत फेमस वर्ड है, तुमने सुना ही है डीएनए तो। आजकल कहा था ना टीवी सीरियल में, तो मेरा बेटा नहीं है डीएनए टेस्ट करवा ले, है ना। तो डीएनए तो आजकल उसमें भी बहुत चल रहा है। ये जो फोरेंसिक लैब्स होती हैं, क्राइम सीन हो गया, वहाँ पे किसी के नाखून के निशान मिले, किसी का बाल मिल गया, किसी का खून के धब्बे मिले, तो चेक नहीं करते किसका खून है। तो ब्लड ग्रुप से थोड़ी चेक होगा, ब्लड ग्रुप तो 4 ही है, ए बी और ओ। अब कैसे मैच होगा किसका खून है। ओके, क्रोमेटिन लास्ट, नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थ्रेड्स दैट हैव डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। मैं बता ही चुका हूँ पहले, लंबे लंबे धागे हैं यहाँ पे, क्रोमेटिन है, इनका काम होता है डीएनए को इकट्ठा करना। तो आरएनए डीएनए दोनों मिलते हैं प्लांट के सेल के अंदर। फंक्शन 2 ही है इसके मेन। इट कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल एंड रेगुलेट लेफ्ट सेल साइकिल। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, फूड से रिलेटेड भी होती है, कि सेल को कंट्रोल करना, सेल की जो भी एक्टिविटी होगी वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और हेरिडिटी को ले जाता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। हेरिडिटी मतलब डीएनए, पेरेंट्स से मतलब हमारे माँ बाप, ऑफस्प्रिंग हम लोग हैं। मेरा बच्चा कुंज है, उसकी शक्ल मेरे से मिलती है, मेरे बचपन की फोटो देखोगे, उसकी फोटो देखोगे, सेम सी लगेगी तुम्हें। तो करेक्टर कौन लेके गया, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है वो लेके गया। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अब छोटे छोटे बन सकते हैं, इनको नोट ही कर लो एक बार, अच्छा रहेगा। नहीं करना, एक दो क्वेश्चन करवा दूं बीच में ही। एनसीईआरटी शुरू करते हैं। एनसीईआरटी से स्टार्ट कर लेते हैं वो को। एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गए इसके, है ना। इसमें तो बाद में भी आएंगे, पर अभी एक दो क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का, दो टाइप के एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, टेक्स्ट और एक्सरसाइज। कुछ चेंज तो नहीं है पिछले चैप्टर में इस बार की बुक में? बहुत कुछ चेंज है, काफी चेंज है, मैंने अभी देखा नहीं, अभी क्लास के बाद देख लूंगा मैं। मैंने नई बुक कल भी देखनी थी पर मैंने देखी, मैं खुद ही खरीद के लाऊंगा तभी दिखेगी। तो तुम ले जाओगे मेरे से उठा के 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद ले जाओगे, मुझे काफी टाइम चाहिए पर नहीं, मुझे तो पूरा साल चाहिए बुक ये वाली। मैं तो उसको पढ़ूंगा ना डीपली। नए नोट्स भी तो बनाने हैं, स्कूल में नोट्स बनवा रहे हैं तो मैं तो खुद के बनाऊंगा ना, जैसे ये बना रखी है मैंने। तो जो चैप्टर चेंज हुए इस पे अपडेट भी तो करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ। तुम बता सकते हो बिना देखे सेल डिस्कवर किसने किया था? मेरा नाम नहीं लेना, बता दी उन्होंने पहले ही। कब किया था? गिर जाएगा, उठाने नहीं आऊंगा। 1665 में। और उसने क्या लिया था सबसे पहले? कोर्क सेल लिए थे, कोर्क को रख के देखा था माइक्रोस्कोप में, और जो सेल दिखे थे उसको
कंपार्टमेंट देखे तुमको सेल का नाम दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई इज द सेल कोल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का स्ट्रक्चर मतलब पूरी लाइफ बनी इसी से, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो बने ही इसी से। और फंक्शन मतलब हमारे सभी काम भी सेल करते हैं। मैंने जैसे हार्ट का एग्जांपल देके समझाया था। किडनी का भी काम कौन करता है? सेल करते हैं। किडनी के सेल का नाम पता है क्या होता है? नेफ्रॉन। हार्ट के सेल का नाम होता है कार्डिक सेल्स। दिमाग के सेल का नाम होता है न्यूरॉन। हाथ के सेल का नाम है अपना मस्कुलर सेल्स। ऐसे नाम होते हैं सेल के। मजबूरी है याद रखना, पढ़ाने है ना, तुम्हें भी याद रखने पड़ेंगे। अगले चैप्टर में नाम आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर यही है सारा, टिश्यूज। उसमें नेम ऑफ टिश्यू याद रखने पड़ेंगे। ओके, पूरा स्कूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। आगे देखो, ये खुद ही पढ़ना। अगला है CO2 और वाटर कैसे मूव होते हैं सेल के अंदर और बाहर। ये क्वेश्चन अपने स्कूल के हिसाब से कर लेना तुम। इसका आंसर सभी टीचर अलग अलग लिखवाते हैं। कोई बहुत लेंथी लिखवाता है, कोई बहुत शॉर्ट लिखवाता है। पलक ध्यान दे, पलक, इस क्वेश्चन का आंसर सभी टीचर अलग अलग लिखवाते हैं। कोई बहुत शॉर्ट में करवा देता है, कोई बहुत लॉन्ग में करवा देता है। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको अपने टीचर के अकॉर्डिंग कर लेना। CO2 डिफ्यूजन से अंदर बाहर जाती है, पानी ऑस्मोसिस से जाता है। मतलब पानी के लिए तो एक स्पेशल लेयर चाहिए बीच में, सेमी परमिएबल, और CO2 के लिए कोई लेयर नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन यही है, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा क्लास खत्म होने वाली है, ज्यादा डिस्टर्ब ना, प्रॉब्लम है। क्यों कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? क्योंकि कुछ चीजों को जाने देगी, कुछ चीजों को नहीं जाने देगी, इसको सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले कर ही चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। 5 क्वेश्चन करने हैं बच्चे, अभी करो इसको बैठ करके 5 क्वेश्चन। याद तो करने पड़ेंगे। सर मैं लिख जा रहा हूँ। क्यों कर लेके जा रहा है? वो करवाओ।